लोग देखने वाले हैं। तो दो लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रिंग की चर्चा कर रहे थे। टेम्पलेट स्ट्रिंग बैकटिक एक सिंबल होता है जिसको यूज करके हम टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाते हैं, और रियली इसके कारण काफी इजी हो गया मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना। अदरवाइज पहले हम लोग प्लस सिंबल को यूज करते थे। तो ये देखेंगे, या फिर इसके बाद जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, मैं खास करके बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है एरो फंक्शन, या इसी को कहा जाता है फैट एरो फंक्शन। पता नहीं क्यों इसको फैट एरो कहते हैं, बट इसी को फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद अगर आए तो बहुत ज़्यादा जिसका यूज़ करता हूँ मैं, वो है ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करने के लिए, मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर से की को निकालने के लिए डी स्ट्रक्चरिंग यूज़ करते हैं, ये कर सकते हैं। या इसके अलावा ऑब्जेक्ट के कुछ और मेथड्स है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और ये सारे ES6 या फिर उसके बाद आए हैं, ES6, 7, 8 या 9। ऑब्जेक्ट डॉट कीज या फिर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और अगर चले तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। सर ES6 का क्या फुल फॉर्म क्या है सर? हाँ, ES6 बेसिकली स्टार्टिंग में उसको ले लेते हैं, थोड़ा डिस्कस करना चाहिए था, बट क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट जान रहे थे, ES6 पढ़ रहे हैं, तो मैंने स्किप कर दिया था। बेसिकली एकमा इंटरनेशनल करके एक कंपनी है, एकमा इंटरनेशनल, ठीक है। तो उन्होंने ही इस स्क्रिप्ट का कंसेप्ट दिया था, जावास्क्रिप्ट का, जिसको आगे चल के कहा गया एकमा स्क्रिप्ट ही कहा जाने लगा। तो बेसिकली जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो एकमा स्क्रिप्ट को ही कहा गया, शॉर्ट नेम है, या फिर इसी नाम से पॉपुलर हो गया मार्केट में। तो जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं एक्चुअली वो एकमा स्क्रिप्ट है, और एकमा स्क्रिप्ट जो 2015 में बना था उसी को शॉर्ट में कहा जाता है ES फॉर एकमा स्क्रिप्ट। एकमा स्क्रिप्ट 6, सॉरी 2015 में बना था, 16 में नहीं। तो 2015 में जो बना था उसका नाम रखा गया एकमा स्क्रिप्ट 2015, या फिर ये दूसरे नाम से भी पॉपुलर है जिसको हम लोग बोलते हैं ES6। 6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आया था वो जावास्क्रिप्ट 5 के बाद आया था। इससे पहले जावास्क्रिप्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक आया था, 5.1 भी आया था, और 5.1 के बाद जो आया 2015 में वो है ES6, यानी जावास्क्रिप्ट का छठा वर्जन कह सकते हैं। मेन जो रिलीज होता है, रिलीज में 3 पॉइंट होता है ना, मेजर, माइनर और पैच। 1.0.0 ऐसा पता होगा आप लोग को। ऐसे जब हम लिखते हैं 1.0.0, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट वैल्यू उसको कहा जाता है मेजर, यानी मेजर रिलीज। जब भी कुछ बड़ा ब्रेकिंग चेंजेज होता है किसी एप्लीकेशन में, तो मेजर रिलीज का वैल्यू हम चेंज करते हैं। अगर उसमें कुछ नई चीजें डाल रहे हैं, बट कोई छोटा फीचर्स वाइज अगर कुछ डाल रहे हैं कह सकते हैं, तो उसको माइनर रिलीज कहा जाता है, सेकेंड पॉइंट। जैसे अगर इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसको ले लीजिए 2, और इसको ले लीजिए, या राइनो वाला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1.7.12 था, तो इसमें मेजर जो है वो हो गया 1, माइनर जो हो गया वो हो गया 7, और जो लास्ट होता है पैच। पैच जब कोई इशू होता है तो जो फिक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं उस फिक्स को पैच कहा जाता है। जैसे दीवार में कहीं पे थोड़ा सा टूट गया प्लास्टर, तो उस पर क्या करते हैं, हम पैच डाल देते हैं, या रोड पे सड़क कहीं टूटा हुआ है तो पैचिंग करते हैं वो। तो फिक्सिंग के लिए हम लोग पैच रिलीज करते हैं, तो ये है रिलीज का कंसेप्ट। तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट का भी आया था 1.0.0, लास्ट में 5 तक आया, और फिर 5.1.0 आया था, लेकिन 5 के बाद सीधे उन्होंने 6 लाया था, तो उसको ES6 कहा गया है। चूंकि 2015 में बना था इसलिए उसको एकमा स्क्रिप्ट 2015 या ES6 कहा जाता है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो एकमा स्क्रिप्ट, और 2016 आया, और 2016 में जो आया उसको 7, क्योंकि वो 7वां एडिशन था जावास्क्रिप्ट का। फर्दर आप आगे बढ़िए तो बढ़ते गया, 17 में आगे आया ES8 जावास्क्रिप्ट का 8वां रिलीज। फिर आइए तो 18 में आ जाइए ES9। 10 भी चल रहा है लेकिन अभी किसी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं है। ES10 भी रेडी है। बेसिकली किसी लैंग्वेज का पहले स्पेसिफिकेशन बनता है और फिर उसका इंजन रन टाइम में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो एकमा स्क्रिप्ट, एकमा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या W3C ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने स्पेसिफिकेशन दे दिया है। ब्राउजर्स वाले जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वो आएगा अगले रिलीज में। तो ES10 इज ऑल्सो रेडी, बट अभी तक मार्केट में हमें ES9 तक मिल जाएगा।
एंगुलर जेएस जब हम करेंगे, एंगुलर जेएस नहीं कह सकते, एंगुलर, तो एंगुलर में यहाँ तक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, यानी ये 6, 7, 8, 9 हम लोग एंगुलर में यूज कर सकते हैं। तो ये था। ओके, क्लियर है? क्लियर मनीष? हेलो? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग फीचर्स पे आए अगर, तो ये मैं केवल 6 का नहीं लिख रहा हूँ, मैं मिक्स कर लिख रहा हूँ, क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल है टॉपिक वाइज कि कौन 6 में आया कौन 7 में आया। बट इतना तय हाँ है हाँ कि ये सब 5 तक में नहीं था, ये 5 के बाद ही आया। तो एंट्रीज अभी रिसेंट मेरे को एक प्रॉब्लम आया था सर्विस नाउ वाले एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे मैंने इसको यूज किया था, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। एरे पे भी यूज कर सकते हैं इसको, तो इसको भी देखेंगे कि क्या है। तो ये हो गया। अब कुछ मेथड जो, एक और मेथड जो ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, इंक्लूड्स, ऑब्जेक्ट में नहीं, बेसिकली ये एरे में आएगा। एरे में भी एंट्रीज हम यूज कर सकते हैं, एंट्रीज, या फिर एरे डॉट, एक ले सकते हैं इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, या ले लीजिए एरे डॉट फाइंड। और एरे के साथ डायरेक्ट एरे ना लिखे, अगर प्रोटोटाइप लिखें तो ये ज़्यादा लॉजिकली साउंड करेगा। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बेसिकली, अगर जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप का भी कंसेप्ट है, आप लोग को पता होगा, नहीं तो नहीं भी पता हो सकता है। तो प्रोटोटाइपिंग के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में किसी मेथड, जो क्लास पहले से कोई क्लास अगर बनी पड़ी हुई है, तो उसके मेथड्स को एक्सटेंड, मतलब और भी मेथड्स उसमें ऐड किया जा सकता है प्रोटोटाइपिंग के थ्रू। तो एरे में एक्सटेंडेड मेथड भी उसको बोलते हैं C# में। तो यहाँ इसको लिखने का मतलब क्या है, एरे के अंदर एक नया प्रोटोटाइप डाला गया है जिसका नाम है एंट्रीज। ये एक मेथड है। सिमिलरली इंक्लूड्स डाला गया है, या फाइंड डाला गया है, या फिर आगे ले लें प्रोटोटाइप, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे या एग्जांपल देखेंगे। फाइंड इंडेक्स है, इसको यूज कर सकते हैं। इंक्लूड्स ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब कुछ स्ट्रिंग पे भी है, उसको यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट्स विथ, चेकिंग के लिए, सर्चिंग के लिए बेसिकली ये यूज होता है। या फिर स्ट्रिंग में आप ले सकते हैं एंड्स विथ। तो ये सारी चीजें हैं जो ये 6 या उसके बाद आया है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, 1, 2 या 3 सेशन में खत्म हो जाएगा। कुछ भी और भी होगा इसमें तो मैं बीच में ऐड करके देख लूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं लेट कॉन्स्ट या फिर टेम्पलेट के थ्रू, टेम्पलेट टेस्टिंग। तो पहले लेट और कॉन्स्ट क्विकली डिस्कस करते हैं और फिर टेम्पलेट। नाम से ही पता चल रहा है वैसे लेट और कॉन्स्ट का, लेट कॉन्स्ट डॉट जेएस। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर देखेंगे तो पहले लेट या कॉन्स्ट नहीं था, ES6 से पहले, मीन्स ES5 या 5.1 तक नहीं था। तब हम वेरिएबल कैसे बनाते थे, या तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, या फिर वैर कीवर्ड से हम लोग बनाते थे वेरिएबल, जैसे ऐसे वैर एक्स। तो उसमें स्कोपिंग का प्रॉब्लम होता था, यानी कि जब हम कोई इफ बनाते हैं, इफ हो गया या फिर फॉर लूप वगैरह हो गया, तो ब्लॉकिंग जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए यूज होता था, तो ब्लॉक के अंदर भी अगर हम वेरिएबल बनाते थे जैसे ये वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही ग्लोबल स्कोप में बनेंगे, लोकल स्कोप में नहीं बनेगा। इवन जब हम फंक्शन के अंदर बनाते थे, क्योंकि फंक्शन भी एक ब्लॉक ही है, जहाँ पे कर्ली ब्रेस है वो ब्लॉक है। तो जब भी कोई हम ब्लॉक बनाते थे, तो शायद इसमें तो ऐसा कुछ था ना सर कि अगर हम वेरिएबल मतलब उसको हम आइडेंटिफायर लगाते थे कि ये जो हमारा लोकल एज ए ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, या फिर मैं PHP से मैसअप तो नहीं कर रहा हूँ ना कि अगर हमारा लोकल वेरिएबल सेम है ऊपर, जैसे एक्स है और अंदर आपने भी एक्स बना दिया, ठीक तो है, आप उसको अगर अगर लोकल एज ए ट्रीट करना चाह रहे हैं तो एज ए लोकल ही ट्रीट होगा। अगर कहीं भी उसको यूज करें, यूज के दौरान ही हमें ऐड करना होता है एग्जैक्टली आप सही शायद। बोल रहे हैं, नहीं सही बोल रहे हैं आप, कंसेप्ट वही है। वो एक्सेसिंग था, और यहाँ भी वैसे ही होता है। अगर हम एक्स को यहाँ बना रहे हैं तो एक्सेस ये कर्ली ब्रेस के अंदर ही होगा, कर्ली ब्रेस के बाहर एक्सेस नहीं होगा। आउटसाइड अगर कर्ली ब्रेस हम एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस हम नहीं करते हैं, सकते हैं, बट इसका जो डिक्लेरेशन हुआ होगा वो ग्लोबल स्कोप में हुआ होगा, इफ के स्कोप में नहीं हुआ होगा। ये अंतर था। अगर यहाँ पे फन के अंदर बना दें वैर जेड,
तो यहाँ हमें लग रहा है ना कि हम फन के लिए बनाए हैं जेट को, राइट। फन के अंदर ही यूज होगा, वो सही है, एक्सेसिंग है इसका। फन के बाहर अगर हम जेट को यूज करेंगे तो ये यूज नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में जेट यहाँ फन के स्कोप में नहीं बनता है, वो ग्लोबल स्कोप में बन जाता है। तो इस चीज को खत्म किया गया, स्कोपिंग के कंसेप्ट को खत्म किया गया, सॉरी स्कोपिंग के कंसेप्ट को लाया गया। तो लोकल स्कोप में भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, और उसके लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, लेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम आता था बेसिकली, मैं एग्जांपल से अभी दिखाता हूँ तो और उससे ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन मेन यूज जो लेट कीवर्ड का है वो यही है कि जब कभी हमें स्कोप लेवल का वेरिएबल बनाना हो तो वैसे केस में हम लेट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रंट एंड साइड पे चलते हैं, ये हॉस्पिटल, एक वेरिएबल ले लेते हैं CTR इक्वल्स टू 1 और मैं यूज करने जा रहा हूँ सेट टाइम आउट। स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर। ठीक, सेट टाइम आउट और इसको एक फंक्शन ले लिया। सेट टाइम आउट और CTR को कर दिए प्लस प्लस और इसमें कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड देन CTR, या फिर इसको एक लूप के अंदर ले लीजिए। फॉर where CTR equals to 1, CTR less equal to 5 and CTR plus plus। और थोड़ा टाइम दे देता हूँ 100 मिली सेकेंड, टाइम को हटा के भी देखेंगे। फॉर लूप सिंटैक्टिकली तो सही लग रहा है, चला के देखते हैं क्या होगा इसका आउटपुट। छोटा सा एग्जांपल है ये, बस एक वैर से एक वेरिएबल बनाया गया, एक से इनिशियलाइज किए और वो 5 बार ये लूप चलेगा। और छोटा कर लेते हैं, 5 तक जाएगा सर। हाँ तो 3 तक ही इस बार प्रिंट करते हैं। तो और छोटा कर लिए, जल्दी चल जाएगा। तो इसका आउटपुट अगर हम एज्यूम करें, कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए 1 2 3, करेक्ट? ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए आप लोग तभी तो पता चलेगा। यस यस यस। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। कुछ एरर लग रहा है। सेट टाइम आउट का स्पेलिंग, ओके टाइम आउट, और इसको एक बार फिर से रन करें। तो देखिए आउटपुट आया इसका क्या 1 2 3 नहीं आया, आउटपुट आया 4 4 4। सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद स्कोपिंग थिंग। अब ये एक समस्या थी और इस चीज को रिजॉल्व कर लिया गया लेट के थ्रू। इसका मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और सिर्फ इसका डिक्लेरेशन चेंज करते हैं और इस बार हम बना रहे हैं लेट के थ्रू। कंसोल को क्लियर किया और इसको रखा, देख रहे हैं अंतर। तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम था वैर के साथ। एक्चुअल में यहाँ हम लोग को लगा कि ये वैर CTR जो बना है वो फॉर के स्कोप में है, लेकिन ये फॉर के स्कोप में था नहीं, ये ग्लोबल स्कोप में था। जिसके कारण क्या हुआ, सेट टाइम आउट क्या है, ये असिंक मतलब असिंक्रोनसली चलता है ये, तो इमीडिएटली ये नहीं चला होगा, ये पूरा लूप चल गया होगा पहले। तो लूप चला, CTR को 1 2 3 किया और जब CTR में 4 हुआ तो लूप से बाहर निकल गया और बैकग्राउंड में तब तक शेड्यूल हो चुका होगा 3 ऑपरेशन 100 सेकेंड्स के बाद, और तब CTR का वैल्यू प्रिंट किया गया और तब तक CTR बदल चुका था। तब तक CTR में 1 2 3 नहीं था, तब तक CTR में क्या हो गया था 4। यानी कि ये सेट टाइम आउट जो है वो इस लूप का वेट नहीं करता है, ये शेड्यूल होते चला जाता है बैकग्राउंड में, इवेंट लूप शेड्यूल होता है। और जब ये लूप का काम कंप्लीट हुआ होगा उसके बाद 100 मिली सेकेंड्स के बाद ये सेट टाइम आउट चला होगा और तब जब सेट टाइम को CTR का वैल्यू मिला उसको वो प्रिंट किया और वो क्या 4 था। तो ये एक प्रॉब्लम था, लेकिन अगर लेट के थ्रू हम करें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हर स्कोप के लिए वेरिएबल बनता है। यानी 3 बार जब सेट टाइम आउट चला तो 3 स्कोप बना होगा और हर स्कोप में CTR गया होगा, CTR का वैल्यू गया होगा। तो फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट स्कोप में गया होगा तो 1 गया होगा, फिर 2 फिर 3
इसलिए 1 2 3 प्रिंट किया, 4 गया नहीं होगा क्योंकि वो लूप से बाहर निकल गया। लेकिन इस केस में स्कोप का कंसेप्ट ही नहीं था, तो CTR का वैल्यू ड्रॉप नहीं हुआ होगा सेट टाइम आउट के लिए। console.log को कोई वैल्यू तब जरूरत ही नहीं था, इसलिए उसने रीड नहीं किया होगा। और जब सेट टाइम आउट चला तो उस टाइम पे उसको CTR का वैल्यू 4 मिला, इसलिए वो 4 प्रिंट कर रहा था। ठीक है तो नीचे सर वाला केस अगर वाला यहाँ पे सर सेट टाइम यूज ना करके डायरेक्ट हम यूज करते हैं, तो ठीक कोई है, प्रॉब्लम नहीं है। कंसोल, हाँ, तो भी क्या सेम ही आउटपुट आएगा? नहीं फोर नहीं नहीं नहीं, तब तो आएगा? कोई नहीं, तब तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि सेट टाइम आउट नहीं है तो हम इमीडिएटली उसको रीड करेंगे, राइट। और जब हम इमीडिएटली रीड कर रहे हैं तो फिर तुरंत का वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर हम ऐसे मतलब हाँ सेट टाइम यूज करते तो उस कंडीशन में ऐसा मतलब प्रॉब्लम आता है। एग्जैक्टली ऐसे हम करेंगे तो अभी क्या करें, हम लोग शेड्यूल नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हम लोग इमीडिएटली CTR का वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप वेयर के साथ जा सकते हैं। लेकिन जब असिंक्रोनस कॉल करना होगा तो उस केस में प्रॉब्लम होगा, जैसे असिंक्रोनस के लिए सेट टाइम बेस्ट एग्जांपल। लेकिन इमीडिएट एग्जीक्यूशन है तब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेट और वेयर दोनों एक ही तरह काम करेगा। तो बेसिकली सर सेट टाइम आउट एज ए शेड्यूलर वर्क करता है ना? हाँ बिल्कुल, उसका जो कोड है ना वो इवेंट लूप में चला जाता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है। एट द एंड लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन होता है, ये आप कह सकते हैं। जब फॉर लूप पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा, कोई ऑपरेशन नहीं बचा होगा पेंडिंग, तो उसके बाद सेट टाइम आउट का काम स्टार्ट होगा। मतलब अभी लग रहा होगा कि यहाँ पे 100 मिली सेकेंड्स दिया गया है, शायद इसलिए ये बाद में चलेगा, तो वैसा नहीं है। अगर हम इसको 0 सेकेंड दे दें तो भी वो बाद में ही चलाएगा। मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये 100 सेकेंड था ना, इसकी जगह पे मैंने 0 सॉरी वो मिली सेकेंड था, इसको 0 मिली सेकेंड कर दिया मैंने। स्क्रीन क्लियर, और फिर से इसको रन कराते हैं। अभी भी देख रहे हैं कि आउटपुट कितना है, 444 ही है। हमने बताया कि कोई टाइम आपको नहीं लेना है, इमीडिएटली रन करवाइए 0 मिली सेकेंड के अंदर। फिर भी वो रन नहीं करवाएगा क्योंकि ये असिंक्रोनस कॉल है, इसको वो शेड्यूल करेगा। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही सेट टाइम आउट का काम चलेगा। ठीक तो है। यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे एसिंक्रोनस कॉल और अच्छा, बेसिकली सेट टाइम आउट जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वो असिंक्रोनस के लिए ही बनाया गया है। मतलब जब वो टाइमिंग आएगा उसके बाद ही उसको रन कराएगा। तो बैकग्राउंड में क्या होता है, सेट टाइम आउट जैसे ही हम लोग लिखे तो ये जो फंक्शन है इसको इवेंट लूप के अंदर डाल दिया गया होगा। इवेंट लूप एक क्यू होता है और क्यू में इसको 3 हमने दिया, तो क्यू के अंदर 3 बार ये फंक्शन चला गया होगा। ठीक है। और जब फॉर लूप कंप्लीट होगा तो वो इवेंट लूप वाले क्यू पे जाएगा, क्यू से पहला निकालेगा फंक्शन, ये एनोनिमस फंक्शन को निकालेगा और इसको प्रिंट करेगा। लेकिन इसके स्कोप में नहीं था CTR, वो ग्लोबल स्कोप में था क्योंकि वेयर से बना था। तो CTR ये बनाया नहीं होगा अपने लिए, ये वहां से रीड करेगा टॉप से, ग्लोबल स्कोप से, इसलिए उसको CTR का लेटेस्ट वैल्यू मिलेगा यानी 4। लेकिन लेट से बनाते हैं तो वैसा नहीं होगा। हर स्कोप में, यहाँ 3 फंक्शन है तो 3 स्कोप बना होगा और हर स्कोप में इसका अपना CTR का वैल्यू होगा। यानी पहली बार में 1 होगा, दूसरे में 2 होगा और तीसरे में 3 होगा। इसमें अपना कोई मेथड फंक्शन बनाते हैं, उसमें पास करेंगे तो 1 2 3 ही आएगा ना? हाँ, उसमें 1 2 3 आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड होगा, असिंक्रोनस नहीं होगा। उस केस में इवेंट लूप बनेगा ही नहीं, उस फंक्शन को इमीडिएटली कॉल करेगा। वो सिंक्रोनस होगा तो पहले उसको चलाएगा तभी आगे बढ़ेगा। आई मीन अगर आप किसी फंक्शन को यूज कर लें, लाइक एक टेस्ट ले लिए और इसको हम CTR पास कर दिए और टेस्ट का डेफिनेशन कहीं पे लूप के बाहर अगर हम बना रहे फंक्शन और टेस्ट, और इसके अंदर से अगर हम console.log करें CTR को, तो इस केस में क्या है, ये असिंक्रोनस कॉल नहीं है, तो CTR में 1 है और इसको कॉल किया, मतलब नीचे आया ही नहीं होगा, सेट टाइम आउट पे भी नहीं गया होगा और वो पहले ही इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया होगा, टेस्ट को। टेस्ट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही CTR का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन वैसा सेट टाइम आउट के केस में नहीं है, वो शेड्यूल करके आगे बढ़ेगा। इसको एग्जीक्यूट इमीडिएटली नहीं करेगा, सिर्फ शेड्यूल कर देगा, शेड्यूल करेगा और इमीडिएटली CTR को बढ़ा देगा। फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर अंदर आया, फिर शेड्यूल किया। लेकिन अगर टेस्ट को यूज करें तो चूंकि ये सिंक्रोनस है तो इसका एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो आगे CTR का वैल्यू बढ़ाएगा ही नहीं। तो इस केस में हमारा बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, लेकिन सेट टाइम आउट के केस में नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया। अगर आप मतलब कि किसी दूसरा लैंग्वेज में पढ़े होंगे, जैसे जावा में रन फंक्शन है ना, जब थ्रेडिंग यूज करते हैं
तो दो मेथड अलग अलग होता है, जैसे मेन मेथड हो गया, एक रन मेथड हो गया, तो दो अलग अलग टाइम पे मतलब दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है ना पैरेलली। तो करेक्ट जा रहा है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है फॉर लूप हो गया, एक समझिए एक मेन फंक्शन के अंदर हो गया, सेट टाइम आउट हो गया और रन फंक्शन हो गया। तो दोनों पैरेलली चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि आपका जैसे फॉर लूप खत्म होगा उसका सेट टाइम आउट चलेगा। तो चूंकि सीटीआर जो आपका वेरिएबल है वो तो रन करेगा और उसका वैल्यू तो चेंज हो रहा है, मतलब 1 2 3 लास्ट में 4 आएगा जब वो लूप फॉल्स होगा। तो अभी लास्ट में मतलब फॉल्स है। तो समझिए ग्लोबल वेरिएबल को जब एक्सेस करिएगा लास्ट में, तो जो चेंज करेगा तीसरा बंदा तो वही मिलेगा। तो फॉर लूप ऑलरेडी चेंज कर चुका है, उसके बाद सेट टाइम आउट चला होगा जिससे रन चलता है पैरेलली। तो उसको वो भी ग्लोबल वेरिएबल को टच किया हुआ कि ला भाई मेरा उसी में से एक्सेस किया हुआ है। तो उसको मिला 4, जैसे स्टैटिक वेरिएबल हम लोग क्यों यूज करते हैं कॉमन के लिए। तो अभी ये सीटीआर कॉमन वेरिएबल हो गया दोनों के लिए, सेट टाइम आउट प्लस पहला फॉर लूप जो मेन में समझिए चलना। करेक्ट? स्टैटिक वाला मैं भी बोलने ही वाला था कि आपने बता दिया कि जब हम क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और ये काउंटिंग रखना चाहते हैं कि उस क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बना है, तो ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए, उसके काउंटिंग को स्टोर करने के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर काउंटिंग को नहीं रखते हैं या ऑब्जेक्ट के अंदर को नहीं रखते हैं। उस केस में स्टैटिक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं और हर ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर जब चलता है तो उसको इंक्रीज कर लेते थे। तो वही चीज है, स्टैटिक वहाँ जो फील्ड था वो क्लास के स्कोप में बनता था, इसीलिए ऑब्जेक्ट के चेंज करने पे वो चेंज नहीं होता था, बट ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको चेंज किया जा सकता था। तो उसी टाइप से मतलब यहाँ ग्लोबल स्कोप में बनता है, लोकल स्कोप नहीं बनता था। और लोकल स्कोपिंग के कंसेप्ट को लाने के लिए लाया गया किसको, लेट कीवर्ड को। क्लियर है? और कोई विशेष अंतर नहीं है लेट और वैर में, बस स्कोपिंग का खेल है। अगर स्कोपिंग की जरूरत नहीं है तो लेट और वैर दोनों एक ही तरह से काम करेगा, या फिर असिंक्रोनस कॉल्स अगर नहीं है तो उस केस में भी उसी तरह से चलता है। ठीक है? अच्छा एक सर एक बात और है मेरा क्वेश्चन एक और, अगर नीचे वाला केस में देखें जब हम लोग लेट यूज कर रहे हैं तो सेट टाइम आउट के अंदर अगर सीटीआर पास कर रहे हैं तो उस केस में मतलब अगर 3 सेट टाइम आउट का अगर इवेंट शेड्यूल हुआ होगा तो कितना वेरिएबल बना होगा डिफरेंट डिफरेंट? 3 सेट टाइम आउट यूज हुआ होगा तो देखिए, ये जो सीटीआर के लिए जो वैल्यू स्कोप गया ना, ये जो सीटीआर है, ये जो फंक्शन जब चला होगा तो एक्चुअल में इस स्कोप के लिए इस सीटीआर का वैल्यू स्टोर कर लिया होगा। ओके। मतलब एग्जैक्टली इंटरनली क्या होता है ये तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सी लैंग्वेज टाइप है नहीं कि हम देख सकते हैं, बट एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ये जो फंक्शन होगा वैल्यू पास कर रहा है। लोकल वेरिएबल बन गया होगा सीटीआर। ये फंक्शन का एक अपना स्कोप होता है, तो इसके स्कोप में एक सीटीआर वैल्यू वेरिएबल बन गया होगा और करेक्ट उसमें करेक्ट इस सीटीआर का वैल्यू कॉपी करके वो रख लिया होगा। और सिमिलरली चूंकि 3 बार चला तो 3 फंक्शन बने होंगे और तीनों फंक्शन का अपना अपना लोकल सीटीआर वेरिएबल होगा और करेक्ट करेक्ट वही 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 हाँ, मेरा मतलब। क्योंकि और अदर ऑप्शन है नहीं तो वही होना चाहिए बैकग्राउंड में। अब एग्जैक्ट देख तो शायद नहीं सकते हैं, बट हो सकता है कुछ हो देखने का ऑप्शन, बट एट द मोमेंट मुझे भी पता नहीं कि कैसे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वेरिएबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये था लेट। क्विकली अगर हम लोग कॉन्स्ट पे आ जाए, प्रोग्राम वगैरह सेव करने की जरूरत तो नहीं है ना, वीडियो में वैसे भी रहेगा अगर चाहिए होगा तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और कॉन्स्ट पे क्विकली आते हैं। तो कॉन्स्ट नाम से ही पता चल रहा है, जब हमें कोई कांस्टेंट बनाना हो, मतलब एक बार वैल्यू अगर सेट कर लिया, दोबारा चेंज एक्सीडेंटली ना हो या हम गलती से चेंज ना कर दें, तो उस केस में उसे बचना चाहते हैं तो उस केस में वेरिएबल को हम लोग कैसा बनाते हैं, कॉन्स्ट टाइप का बनाते हैं। और इन जनरल कैपिटल में उसका नाम रखा जाता है, बट स्मॉल में भी रख सकते हैं, जैसे पाई 3.14 होता है ना शायद इसका वैल्यू। तो इस टाइप का जब कोई वेरिएबल बनाना हो जिसका वैल्यू फिक्स है तो उसके केस में हम कॉन्स्ट टाइप का बना सकते हैं, और एक बार बना दिए तो दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये बाकी लैंग्वेज में भी बिल्कुल सेम ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे आ गया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। असाइनमेंट टू मतलब एक बार कांस्टेंट वेरिएबल बन गया तो दोबारा उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये क्लियर है, बट थोड़ा सा इसको प्ले करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एक एरे बनाने जा रहा हूँ इस बार, और एरे में डाल रहे हैं हम 10, 20 एंड 30, 3 एलिमेंट्स। अब एरे में एक नया एलिमेंट डालना है तो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है पुश, और इसके थ्रू हम नया एलिमेंट डाल सकते हैं। तब आप लोग बताइए कि ये चलेगा या एरर आएगा। एरे कौन टाइप का है, हम पुश कर रहे हैं एक नया एलिमेंट, सब लोग बताइए जल्दी जल्दी।
इससे तो चलना चाहिए सर, धर्म आप क्योंकि बताइए। इंडेक्सिंग होगा ना यहाँ पे। हाँ धर्म आप बताइए, डिस्कस करेंगे बाद में, पहले आंसर चाहिए। धर्म, धर्म लाइन पे है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए? हमको लग रहा है एरर आना चाहिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो। अच्छा रत्नेश जी आप बताइए। हेलो। मॉडिफिकेशन तो अलाउ नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग पुश कर रहे हैं डाटा, नहीं चलना हाँ चाहिए। नहीं चलना चाहिए, बट मनीष यहाँ पे सही है, ये चल जाएगा, पहले चलाते हैं फिर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। और कोई एरर नहीं आया, बट पता कैसे चलेगा, तो इमिडिएटली हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, लॉग एंड एरे, और इसको प्रिंट करेंगे अगर, और देखिए एरे चल गया और 4 वैल्यू यहाँ पे मिला है। तो बेसिकली ये एरर नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ARY को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर सी लैंग्वेज आपको याद हो तो पॉइंटर का कंसेप्ट था सी लैंग्वेज में, तो एरे के पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है, और अभी भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही है, एड्रेस हमने मॉडिफाई नहीं किया, यानी ARY के वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया, हम उसके अगले बॉक्स में एक वैल्यू डाल दिए हैं। और तो चूंकि ARY मॉडिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये चल जाएगा। ARI तो के पास फर्स्ट में एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। नहीं, फर्स्ट एलिमेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ARY के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके ओके, लाइक ओके। एरे को फिर से लाइक री नया इनिशियलाइज नहीं एरे कर नहीं सकते। बना सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक नया एरे बना दिए 20, 30, 40। तो यहाँ पे ओके। एरर पहले ही एरर दे दिया ये, ठीक है। ओके। तो ये चीज नहीं चलेगा, बट वो कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। तो ये क्लियर है। एक और छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन फिर से हम लोग लेते हैं, कौन सा इस बार बना रहे हैं, OBJ और ID अनिल, और नेम एक ले लीजिए कुछ भी, IRND ले लीजिए, IRND। चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं और हम क्विकली मॉडिफाई करना चाहते हैं OBJ को, और इसमें डालना चाह रहे हैं हम लोकेशन इंडिया। बताइए ये चलेगा कि नहीं चलेगा? सब्जेक्ट ये आई थिंक